हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन क्लास का 65वां पार्ट देखेंगे, जो आपके एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी प्रोक्ता सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा किसने दी है? तो कानून की यह परिभाषा दिया था ऑस्टिन ने। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा ऑस्टिन द्वारा दी गई है। कहा जाता है कि प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का पूर्ण विकास जो है जॉन ऑस्टिन के चिंतन से हुआ है। उसने एक पुस्तक लिखी थी 1832 में, जो प्रकाशित हुआ था। उस पुस्तक का नाम था प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक पूछी गई है कई बार, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इस पुस्तक में उन्होंने वैधानिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जॉन ऑस्टिन जो है प्रभुसत्ता को अदेय, अविभाजित, पूर्ण तथा अमर्यादित मानता था। ठीक है, तो सारे पॉइंट को यहाँ से याद रखिएगा। इसमें जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं, सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह कथन किसका है? तो ये कथन था जॉन लॉक का। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। जॉन लॉक ने कानून के बारे में बताया था कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। ठीक है, और एक बिलोपी का कोटेशन है कानून के बारे में। उन्होंने कहा था, यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता न होती। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता न होती। ठीक है, और ग्रीन ने भी एक कोटेशन दिया था, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की शक्ति है जो कार्य करने और उपभोग करने योग्य है। ठीक है, ये कहा था आपका ग्रीन ने। ठीक है, और लास्की ने भी कानून के बारे में एक मत व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो कि आधुनिक सभ्यता के व्यक्ति के सुख के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये चारों के कोटेशन आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। तो उसकी मूल विशेषता क्या है? तो मूल विशेषता है राज्य परंपराओं की देन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक सिद्धांत जो थे उसमें कहा गया था कि अधिकार इतिहास की देन है। इतिहास से तात्पर्य रीति रिवाज तथा प्रथाओं से है। रीति रिवाज तथा प्रथाएं जो होती हैं वो स्थिर होने पर अधिकार का रूप ले लेती हैं। ठीक है, मैकाइवर ने इसी दृष्टि से एक परिभाषा भी दिया था कि अधिकारों की सृष्टि राज्य नहीं करता, वरन वह तो समाज में प्रचलित मान्यताओं को कानूनी जामा पहनाकर अधिकार के रूप में घोषित कर देता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो प्रभाव की विशेषता क्या नहीं होती है? उसे देखा जा सकता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, उसे देखा जा सकता है, यह प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। प्रभाव की विशेषता अमूर्त होती है, जैसे उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। इसमें जो है द्विसंबंध भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है। यह निम्न में से किसने कहा था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टिन ने कहा था कानून संप्रभु का आदेश है। और क्रैब ने कानून के बारे में क्या कहा था? यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत है। किसने कहा था? तो क्रैब ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? तो वो प्रभुसत्ता होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रभुसत्ता राज्य का यह आवश्यक तत्व है जो अन्य संगठनों समुदायों से राज्य को अलग करती है। वस्तुतः संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है, जिसके बिना राज्य जो है मितपाय है, यानी मृतक शरीर जैसा है। संप्रभुता का ही वह तत्व है जो कि राज्य को मनुष्य द्वारा बनाए गए अन्य सभी संघों एवं संस्थाओं से सर्वोच्च प्रदान करती है। बोधा और ऑस्टिन जैसे विचारकों ने जो है राज्य के इस तत्व पर अधिक बल दिया था। किस तत्व पर? प्रभुसत्ता पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये लिखा गया था लेनिन के द्वारा। ठीक है, लेनिन की ये महत्वपूर्ण पुस्तक थी, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, स्टालिन ने कौन पुस्तक लिखा था द महत्वपूर्ण? तो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी द रोड टू पावर। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, ये भी पूछा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो ये था इंग्लैंड से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1688 ईस्वी में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध इंग्लैंड से है। इस क्रांति के द्वारा जो है इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स द्वितीय को राज सिंहासन गंवाना पड़ा था, और इस क्रांति को जो है वैभवपूर्ण क्रांति, गौरवशाली क्रांति तथा रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो ये गार्नर महोदय का कथन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का प्रथम और अंत जो है राज्य के साथ होता है। और लीकाक ने इसके बारे में क्या कहा था? लीकाक ने कहा था कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। ठीक है, लीकाक ने कहा था राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। और गिलक्राइस्ट ने राजनीति शास्त्र के बारे में क्या कहा था? राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कोटेशन, तीनों परिभाषाओं को आप लोग याद रख सकते हैं, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है, पूछा है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक सिद्धांत जो है ये काल्पनिक नहीं है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है काल्पनिक नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य न तो दैवी संस्था है, न ही शक्ति का परिणाम, तथा न ही मनुष्यों ने इसे सोच समझकर बनाया है। वास्तव में राज्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है। ठीक है, यही ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है, जो एक काल्पनिक सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो तथ्यों के अध्ययन पर बल, ये उसका लक्षण नहीं माना जाता है। ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, बल्कि यह दर्शन और कल्पना पर आधारित है। परंपरावादी विचारक जो है अधिकांशतः दर्शन से प्रभावित रहे हैं। इन विचारकों ने जो है मानवीय जीवन के मूल्यों पर ध्यान दिया है। इनके चिंतन की प्रणाली जो है निगमनात्मक है। ठीक है, इनके चिंतन की जो प्रणाली थी वो निगमनात्मक थी। किसके चिंतन की? तो परंपरागत जो राजनीति वैज्ञानिक थे उनके चिंतन की जो प्रणाली थी वो निगमनात्मक थी। ये प्रश्न भी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम को क्या है? तो गीता रहस्य किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गीता रहस्य, द आयरन आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये सभी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की हैं। और सावित्री, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा तथा गीता प्रबंध, ये पुस्तक जो है महर्षि अरविंद के हैं। ठीक है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज,
मेरे सपनों का भारत, ये सभी पुस्तक महात्मा गांधी के हैं। ठीक है, तो सभी पुस्तकों को आप लोग एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ये 1924 ईस्वी में चुने गए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता हकीम अजमल ने किया था। और कांग्रेस का जो 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था, इस अधिवेशन का अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और कांग्रेस का जो 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ था, ये हरिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके ये 1931 वाला महत्वपूर्ण है। इसी में जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और इसका अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मुसोलिनी का। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन मुसोलिनी का है। मुसोलिनी जो था विकास के लिए युद्ध को एक महत्वपूर्ण पहलू मानता था। वह कहता था कि युद्ध मानव के लिए उतना ही आवश्यक है जितना स्त्री के लिए मातृत्व है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन अनुसूची के अंतर्गत कुल 3 सूची दिया गया है। एक है आपका संघ सूची। ठीक है, संघ सूची जो है संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। ठीक है, दूसरा है आपका राज्य सूची। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हो गए हैं। ठीक है, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची संविधान लागू होने के समय इसमें कुल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध में नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।